स्वागत है। तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। आप सभी का स्वागत है। यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 40वां व्याख्यान है। यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पोम्पई कॉलेज अयकड़ा मंगलूर कर्नाटक तथा मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह व्याख्यान संपन्न करा रहे हैं। तो आज का व्याख्यान 40वां व्याख्यान है। आज के इस व्याख्यान में तमिलनाडु के मदुरई के द अमेरिकन कॉलेज के हिंदी प्रोफेसर डॉक्टर ए भवानी जी का व्याख्यान होगा। उनका विषय रहेगा तुलनात्मक अध्ययन तमिल और हिंदी के संदर्भ में इनका व्याख्यान होगा। तो मैं प्रथमतः इस व्याख्यान में हमारे साथ जितने भी जो शोधार्थी प्राध्यापक बंधु और हिंदी प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहे हैं, इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ इस व्याख्यान में हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य डॉक्टर वंदना मैडम और वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी और हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम और मेरे मित्र जो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में हिंदी विभाग के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, मैं इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इसके साथ हमारे इस आज के व्याख्यान जो के मुख्य अतिथि डॉक्टर ए भवानी जी का मैं हमारे कॉलेज की ओर से, एसएलबीसी गोंडा की ओर से और मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो मित्रों, जैसे कि हमारी एक परंपरा है, हमारे इस व्याख्यान में जो भी व्याख्यान देने अतिथि पधारते हैं इनका हम परिचय कराते हैं। तो परिचय के लिए मैं अपने मित्र जयशंकर तिवारी जी का स्वागत करता हूं। तिवारी जी, बोल कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के इस 40वें व्याख्यान में हमारे साथ जुड़ी हुई आज की मुख्य वक्ता जो मदुरई में द अमेरिकन कॉलेज में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता हूं और इस व्याख्यान में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। नमस्ते। और इसके साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी तथा हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र सर, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी एवं वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष जो संचालन कर रहे हैं हमारे मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के सभी साथी और इस पटल पर जुड़े हुए समस्त सुधीजन, विद्वज्जन, शोधार्थी, समस्त प्रतिभागी बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि ये आज बहुत खुशी की बात है, 40वां व्याख्यान है और सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु का जो मदुरई स्थान है, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, मीनाक्षी मंदिर के कारण पूरे देश में मदुरई को बच्चा बच्चा जानता है। आज वहाँ से डॉक्टर ए भवानी जी जुड़ी हुई हैं, मुझे बहुत आह्लाद का अनुभव हो रहा है।
और वो तमिल और हिंदी साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। मुझे परिचय देने के लिए कहा गया है। एक संक्षिप्त परिचय मैं मैडम का आपके सम्मुख रखता हूं। आपका जन्म पुणे में हुआ था और बचपन आपका प्रयागराज में व्यतीत हुआ। ये एक सुखद संयोग है कि आपका बचपन प्रयागराज में बीता और विवाह के बाद चेन्नई में आप लगभग 4 दशक तक रहीं। और जैसा मैंने कहा कि इस समय वो दी अमेरिकन कॉलेज मदुरई में हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य कर रही हैं। इसके पहले आप एक लंबा कालखंड है जिसमें अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्र में अपना समय व्यतीत किया है। आप तमिल, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाओं की जो है विदुषी हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में हुई तो उच्च शिक्षा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उच्च शिक्षा और शोध संस्थान में एमए, एमफिल, पीएचडी, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ये सब आपकी जो है शिक्षा दक्षिण भारत में हुई। सन 1983 से 1988 तक आकाशवाणी मद्रास केंद्र में AIVP की हिंदी उद्घोषिका रहीं आप। अलग अलग कॉलेजों में प्रवक्ता के रूप में आपका एक लंबा अनुभव है। 1989 से 1991 तक हिंदी अधिकारी के रूप में केरल स्थित कोट्यम के हिंदुस्तान न्याज प्रिंट लिमिटेड में आपने कार्य किया। 1997 से 2008 तक प्रवक्ता एवं रीडर की पोजीशन में उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में आपने काम किया। तिरुनेलवेली स्थित मनोरमणियम सुंदरनार विश्वविद्यालय में आप हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में आपने कार्य किया। 2014 से आप वहां सेवानिवृत्त हुई और सेवानिवृत्त होने के बाद भी आप अध्यापन कार्य दी अमेरिकन कॉलेज से जुड़ी और आप पुनः जो है अध्यापन कार्य कर रही हैं। यह एक अध्यापन की जो एक के प्रति लगाव होता है वो दर्शाता है। मैं इस अध्यापन धर्मिता के प्रति मैडम को पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। आपके अधीन 50 एमफिल और 10 पीएचडी के शोधार्थी सफलतापूर्वक डिग्री हासिल करके विभिन्न महाविद्यालयों में सेवारत हैं। आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं जिसमें एक अनूदित कहानी संग्रह है। भारतीय कोश हेतु आपका एक बृहद लेख प्रकाशित हुआ है जिसकी बहुत चर्चा होती रही है। तमिलनाडु लोक साहित्य, तमिल लोक बाल साहित्य, तमिल लोरी साहित्य एवं तमिलनाडु का आधुनिक साहित्य का इतिहास, ये आपके महत्वपूर्ण आलेख हैं। इसी तरह से तमिलनाडु की लोक कहानियां, ये पुस्तक प्रकाशनाधीन है। 300 से अधिक शोध लेख आपकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इसी अनुक्रम में देश के अलग अलग प्रांतों के द्वारा आपको सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है, जैसे केरल, कोयम्बटूर, चेन्नई, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि अलग अलग प्रांतों ने विभिन्न पुरस्कारों से आपको अलंकृत किया है। एक लंबी सूची है उसकी। लखनऊ के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आपको सौहार्द पुरस्कार 2 लाख रुपए की राशि सहित आपको प्राप्त हुआ था और इसी के साथ ढेर सारी आपकी प्रशासनिक और शोध संबंधी उपलब्धियां हैं जिनको मैं यहाँ पर पूरा बता भी नहीं सकता हूँ। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः मैं मैडम का हृदय से स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर। धन्यवाद जयशंकर तिवारी जी। संक्षिप्त रूप से आज के वक्ता डॉक्टर ए भवानी जी का आपने परिचय हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी जानते हैं यह इस महीने का दूसरा व्याख्यान है। जैसे कि हमारे चारों ओर कोरोना महामारी का माहौल है, अवसाद का वातावरण है। इस माहौल में, वातावरण में हमारी सृजन प्रक्रिया जो
जारी रहनी चाहिए। इस दृष्टि से हम यह जो कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं यह 40वां व्याख्यान है इस गंगा कावेरी व्याख्यान में, और इस महीने का यह दूसरा व्याख्यान है। पहला व्याख्यान रहा 1 तारीख को हिंदी में रोजगार की संभावनाएं, डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी का रहा व्याख्यान, जो कॉरपोरेशन बैंक के उप महाप्रबंधक रह चुके हैं, उनका व्याख्यान रहा। आज यह इस महीने का दूसरा व्याख्यान है। तुलनात्मक अध्ययन तमिल और हिंदी के संदर्भ में हमारे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर ए भवानी जी, जो प्रोफेसर हिंदी विभाग के द अमेरिकन कॉलेज मदुरई तमिलनाडु के हैं। और इस महीने का तीसरा व्याख्यान रहेगा जो 15 मई को महामारी और साहित्य, जिसकी महामारी का माहौल है, उस संदर्भ में साहित्यिक प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती रहेगी, उस संदर्भ में उस विषय को ध्यान में रखते हुए जो यह व्याख्यान रखा गया है। यह व्याख्यान प्रोफेसर डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय, माननीय कुलपति, पश्चिम बंगाल शिक्षा और प्रशासनिक योजना प्रबंधक विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के तथा संस्कृत कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सोमा बंदोपाध्याय का जो इस महीने का तीसरा व्याख्यान है। और इस महीने का चौथा व्याख्यान रहेगा सिनेमा और साहित्य, जो डॉक्टर तेजेंद्र शर्मा MBE, संपादक पूर्वाई पत्रिका, अभी लंदन में रहते हैं, ब्रिटिश रॉयल लंदन और ग्रैंड इंग्लैंड में रहते हैं, उनका व्याख्यान रहेगा चौथा व्याख्यान के रूप में। और इस महीने का अंतिम व्याख्यान रहेगा डॉक्टर पद्मावती वी, जो सुदूर दक्षिण के, जो कोयम्बतूर में एक कॉलेज में जो हिंदी प्रोफेसर हैं, उनका व्याख्यान रहेगा तमिल साहित्य और संस्कृति, इस विषय पर उनका व्याख्यान रहेगा। तो मित्रों, आज का व्याख्यान तुलनात्मक अध्ययन तमिल और हिंदी के संदर्भ में डॉक्टर ए भवानी जी का है। मैडम, आपका मैं पुनः स्वागत करते हुए आभार प्रकट करता हूँ और इस व्याख्यान में आपका स्वागत है मैडम। ओके सर, नमस्ते। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। महादेवी वर्मा जी के कारण आज मैं जो कुछ हूँ, मैं यहाँ पर आपके समक्ष अगर कुछ जो शब्द बोल पा रही हूँ तो महादेवी वर्मा के छत्र छाया में पली हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे पड़ा है, तो इसीलिए मैं उनको पहले प्रणाम करती हूँ। मैडम क्षमा कीजिए, वो कैमरा थोड़ा ऊपर रखिए, एंगल। हाँ, और थोड़ा वो नीचे चला जाता। हाँ ठीक है मैडम, बोलिए, अभी बोलिए मैडम। ठीक है, फिर भी वो नीचे चला। हाँ ठीक है मैडम, आपका स्वागत है। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, ठीक है, अभी ठीक है। ओके। आप नीचे बैठेंगे तो वो नीचे चला जाता है। नहीं, आगे आ जाती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए। जयशंकर तिवारी जी, मंजुनाथ जी, शैलेंद्र नाथ जी, वंदना मैडम, डॉक्टर पुरुषोत्तम जी एवं सभी आयोजकों को मैं प्रणाम करती हूँ। गंगा कावेरी व्याख्यान माला में संपूर्ण भारत को एक करने का उत्तम प्रयास आप लोग कर रहे हैं। इस सेतु कार्य में तुलनात्मक अध्ययन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आपने जो विश्वास मुझ पर किया है, उसके लिए भी मैं सभी आयोजकों को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। तो ये जो विषय है, केवल तमिल के साथ ही करने की आवश्यकता नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन हम साहित्य की किसी भी विषय को, किसी भी राज्य के साहित्य को, राष्ट्र का, अंतरराष्ट्रीय किसी भी साहित्य को हम लेकर के कर सकते हैं। यह एक स्वतंत्र विधा है जिसमें समानता की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं तथा अंशतः ज्ञान किसी 2 या 2 से अधिक विषयों पर तुलनात्मक रूप से भी इस पर विचार किया जा सकता है।
स्पर्धा या तुलना से दोनों पक्षों में नई चेतना का भी सूत्रपात होता है। मानवीय प्रवृत्ति है कि वह हमेशा हर विषय पर, हर बात पर एक दूसरे से भी तुलना करते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं आसपास के माँ बाप और बच्चे, उनके बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे ये है, उसमें वो है, ये। तो इस प्रकार बच्चों की मानसिकता में भी असर पड़ता है एक ओर से, और दूसरी ओर से उनमें एक स्पर्धा की भावना भी आती है। ये आमतौर से हम देखते हैं हर जगह, हर देश की ये समस्या है। और यह विश्व में एक सशक्त विश्व भाषा के रूप में हिंदी आज अपनी भूमिका को निभा रही है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ न केवल 1652 मातृभाषाएं हैं, अपितु अनेक साहित्यिक भाषाएं भी हैं, जिस पर अनेक वर्षों से आपसी संपर्क और सामाजिक द्विभाषिता के कारण भारतीय भाषाएं अपनी रूप रचना से भिन्न होते हुए भी अपनी आर्थिक संरचना में समरूप है। यह भी सच है कि अपने जातीय इतिहास, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्य एवं साहित्यिक संवेदना के संदर्भ में भी भारतीय साहित्य एक है। भारतीय साहित्य तुलनात्मक साहित्य के जो दो विषयों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता होता है, इनकी संकल्पना को भी मूल में रखते हैं, तो उसकी आधारभूत एकता और वैशिष्ट्य की पहचान भी अभी बाकी है। किंतु इस पहचान के लिए जो प्रयास होना चाहिए था, उसके लिए साहित्यिक अध्ययन का जो तुलनात्मक आधार मिलना चाहिए था, और तुलनात्मक साहित्य के माध्यम से, अध्ययन से जो संदर्भ, प्रणाली, तकनीकी का विकास होना चाहिए था, वह दिखाई नहीं पड़ता है। भारत में बहुत कम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन या तुलनात्मक साहित्य की संकल्पना एक विधा के रूप में भी अपनाई जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि तुलनात्मक मानव की सहज प्रवृत्ति है। यह भी कहा जा सकता है कि यह विकसित मस्तिष्क की पिपासा से परिणित ज्ञान यात्रा है। मानक ही हिंदी कोश में तुलना शब्द के अर्थ दिया गया है। कांटा, तराजू आदि पर रख करके तौला जाना, दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण को, मान को आदि को एक दूसरे से घटकर या बढ़कर के होने का विचार, ये सब प्रस्तुत करना, एक तराजू में रख करके उस पर विचार करना, ये मानक कोश के अनुसार अर्थ है। इसमें हम कह सकते हैं कबीर और नानक का तुलनात्मक अध्ययन भी हम इस स्तर पर कर सकते हैं। अध्ययन का सीधा अर्थ होता है किसी विषय के सब अंगों का, गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे देखना, समझना और पढ़ना। अर्थात जब भी हम किसी विषय का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे या किसी भी विषय पर हमें उस पर विचार करना है, तो उसे अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से पढ़ना भी है। तभी हम आंतरिक रूप से अंदर जा करके गहराई के साथ हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं। तो किसी दो वस्तुओं का या व्यक्तियों का कतिपय समान गुणों के आधार पर पूर्णतः जानने के लिए परीक्षण करना या तुलना करना भी तुलनात्मक अध्ययन का ही विषय है। अभी शोध के क्षेत्र में तुलना का अर्थ एक विशिष्ट, निश्चित, सुनिश्चित अर्थवाची भी बन गया है। इसको हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो अर्थ संकोच भी कह सकते हैं। तो तुलना करते समय हिंदी की वस्तु से किन्हीं भी दो वस्तुओं का 100% तुलना या समानता संभव भी नहीं है। इसीलिए तुलना में कुछ विषमताएं भी आ सकती हैं, असमानताएं भी आ सकती हैं, विपरीतताएं भी आ सकती हैं। बहुत सहज और स्वाभाविक है वो। तो इसीलिए वैश्वमूलक अध्ययन भी एक तुलनात्मक केंद्र का ही एक अंग के रूप में हम इसको अपनाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन की जो दो विषयों पर तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, और वो है सांस्कृतिक और भाषाई तुलनात्मक अध्ययन। इसको हम अंग्रेजी में जो कहते हैं ट्रांस कल्चर एंड ट्रांस लैंग्वेज। भारत में क्षेत्रीय भी है, ट्रांस रीजनल। साहित्य के सभी विषयों पर तुलनात्मक अध्ययन संभव है। दूसरे शब्द में यदि हम कहें तो यह सीमा रहित साहित्य है जो मानव निर्मित विभिन्न विषयों पर आधारित है और जो कालांतर रूप से
मानव की भावनाओं से जुड़ा है, एक दूसरे के संबंध की जानकारी का इतिहास भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृति और साहित्य मिला हुआ होता है। किसी भी साहित्य को मानव से अलगा करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वह मानव भावनाओं से जुड़ा होता है। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा भारतीय जनमानस को अत्यधिक समझा भी जा सकता है और ये समृद्ध भी किया जा सकता है। और इस अध्ययन के माध्यम से ज्ञानवर्धन के साथ साथ अन्य भारतीय गुणों का भी विकास होता है। यह भाषागत एवं प्रादेशिक बंधनों को समाप्त करके ज्ञान के क्षेत्र को भी मुक्त कर देता है। इसलिए तुलना शब्द तुल तौलना धातु, ये उसको कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा के रूप में ही निर्मित हुआ है। तुल धातु से ही तुला अर्थात तराजू शब्द भी बनता है। तुलना शब्द का अर्थ है बराबरी करना, मुकाबला करना, होड़ करना। ग्रीन पिगमेंट होता है जो जहाँ पे एक लीफ में जो ग्रीन लीफ को जो ग्रीन बनाता है उसे क्लोरोफिल कहता है, ग्रीन पिगमेंट। और वही उसी हेलो, बीच में कुछ आ गया। तुलनात्मक शब्द का जो अर्थ है बराबरी करना, मुकाबला करना या होड़ करना। तोलने के अर्थ में भी किसी वस्तु के रूप में एवं गुण का परीक्षण भी होता है। अतः तुलना का सामान्य और व्यावहारिक अर्थ है किन्हीं दो वस्तुओं का व्यक्तियों का कतिपय समान गुणों के आधार पर पूर्णतः जानने के लिए परीक्षण करना या तुलना करना। यह एक स्वतंत्र विषय को लेकर के भी किया जा सकता है। शोध की अपेक्षा किसी समान महत्व से प्रतीत होने वाले अनेक विषयों को लेकर के भी उसमें तुलना किया जा सकता है। थोड़ा अधिक श्रम साध्य भी है, अधिक योग्यता की आवश्यकता है, अधिक धैर्यवान भी होना चाहिए एवं अधिक उपलब्धियों की भी संभावना इसमें रहती है। यह अधिक उत्तरदायित्व का भी काम है। तुलनात्मक अध्ययन क्योंकि एक साहित्य के साथ हम नहीं करते हैं, दो साहित्यों को लेकर के, दो विषयों को लेकर के या दो व्यक्तियों के बीच में करने के कारण इसमें उत्तरदायित्वता के भी बढ़ जाता है। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत किन्हीं दो समकालीन या विषयकालीन समान गुणात्मक प्रतीत होने वाले कृतियों का भी अध्ययन किया जा सकता है। यह अध्ययन दो गुणों, दो दलों, दो भाषाओं, दो व्यक्तियों का भी हो सकता है। शर्त यही है कि यह अध्ययन गंभीर होना चाहिए, वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए, तटस्थ होकर के करना चाहिए, सांगोपांग एवं निष्कर्ष मूलक होना चाहिए। 100% तुलना या समानता हिंदी को वस्तुओं से संभव नहीं होता है। तुलना करते समय उसमें कुछ विषमताएं, असमानताएं, विपरीतताएं सब सहज रूप से ही आ जाते हैं। वैसे वैश्विक मूलक अध्ययन भी तुलनात्मक शोध का ही एक अंग है, परंतु इसमें साम्य मूलक एवं सामाजिक ज्ञानवर्धन न होकर के वैश्विक मूलक ज्ञानवर्धन हो जाता है। तुलनात्मक अध्ययन नदी की दो धाराएं जैसी है जो कालांतर में पर्याप्त दूर एवं भिन्न हो जाती है और अध्ययन के द्वारा उनके भेदक कारणों का विश्लेषण करते हैं और उनको मूलभूत एकता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार विश्वकोश में भी तुलनात्मक अध्ययन का या तुलना शब्द का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा है कंपैरेटिव। इसके लिए उन्होंने कहा टू कंपेयर, टू मैच, टू रिप्रेजेंट एज सिमिलर, टू मार्क द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अर्थात तुलना किसी दो वस्तुओं के समान गुण या अंतरों का उद्घाटन का प्रस्तुतिकरण है। अर्थात इन्हें विशेषताओं का संयोजन तुलना कभी कभी आरंभ में संभावना पूर्वक भी लगता है, फिर बाद में लगता है कि हम लोग ने कहीं पर कहीं कुछ गलत चुन लिया है, वैसे भी लगता है। ऊपर से देखने में लग सकता है कि हम तुलना कर सकते हैं, पर वहां पर हमें गलतफहमी भी हो जाती है। वास्तव में यदि किन्हीं दो वस्तुओं, व्यक्तियों का, दलों का अध्ययन यदि तुलनात्मक स्तर पर करना है तो तभी संभव है जब हम उनके भाषा का, संस्कार का, देश काल, प्रभावों को और उसमें से पृथक करके उन्हें देख सके, परख सके, समझ सके, पहचान सके, उसके बाद ही हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं। बिना किसी विषय की गहराई को जाने बगैर हम उस पर शोध करेंगे तो विपरीत भी हो सकता है। तो इसलिए इस प्रभाव को पृथक करके अध्ययन करने पर अनेक देशों के कई चीजों के
दृष्टिगोचर हो जाता है, उनके गुणों का, उनकी समानताएं क्या असमानताएं सभी कुछ हमको दृष्टिगोचर होता है। तो तुलनात्मक अध्ययन कई प्रकार के हो सकते हैं। ज्ञानवर्धन, सुख समृद्धि, श्रम सागर में न्यूनतम और उच्चतम मानवीय मूल्यों की स्थापना तुलनात्मक अध्ययन का ही एक लक्ष्य है। और इसी बहुमुखी लक्ष्य पूर्ति में हम सामान्य निजी जिजीविषा मूलक शोध को भी प्राप्त करते हैं। वो भी तुलनात्मक शोध के द्वारा अधिक सफलता के साथ हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें प्रकारों की दृष्टि से अगर हम देखें तो तुलनात्मक प्रकार जो है ना कई हैं। इसके अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन के विषय को लेंगे तो उसकी सीमा के अनुरूप 3 भागों में भी हम बांट करके उसको देख सकते हैं। इसमें 2 लेखकों या कवियों की तुलना, जैसे कबीर और जयसी का रहस्यवादी तुलनात्मक अध्ययन। अब हम कबीर और तुलसी के रहस्यवादी लेते हैं, तो वैसे ही शोध के विषय में अगर हम तमिल भाषा से लेना चाहते हैं तो कबीर और तिरुमूलर को ले सकते हैं, तिरुवल्लुवर को ले सकते हैं। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी भाव को हम निकाल सकते हैं। शोधार्थी है मेरी एक जिन्होंने कबीर और तिरुमूलर की चिंतन धाराओं को लेकर के तुलनात्मक अध्ययन किया है, वो भी PhD लेवल में। बहुत बढ़िया इसका अध्ययन। दक्षिण में तुलनात्मक अध्ययन के बहुत से केंद्र हैं और बहुत लोग रुचि के साथ करते हैं, पर उत्तर भारत में कितना इस पर विचार करते हैं ये तो मुझे भी नहीं समझ पाता है। पर शोध वहां पर भी शुरू कर देंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी आसान है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए बस मात्र रहने के सामग्री संकलन कुछ अधिक करना पड़ता है और उस पर गहराई से दोनों विषयों का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी होता है। 2 प्रवृत्तियों की तुलना अगर करेंगे तो द्विवेदी युगीन कविताओं को छायावादी युगीन कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। 2 युगों की भी तुलना हम कर सकते हैं, जैसे हिंदी के भक्ति काल के और रीति काल के काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार तो एक ही साहित्य के अंतर्गत मतलब एक ही विषय या हम कह सकते हैं कि एक ही साहित्य, हिंदी हो या बंगाली को, एक ही साहित्य को लेकर के भी हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक भाषा साहित्य और अन्य साहित्य के प्रभाव को देख सकते हैं। ऐसे तो कहीं हम लोगों ने देखा है कि एक साहित्य का दूसरे साहित्य पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हिंदी साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। हम लोग मानते हैं हिंदी साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव भी हम मान करके चलते हैं ना, तो वैसे भी चलते हैं कि हिंदी साहित्य पर दूसरे किसी और के साहित्य का, जैसे महात्मा गांधी के साहित्य का प्रभाव पड़ना या फिर रविन्द्रनाथ वो है टैगोर जी के दृष्टिकोण का वहां पर प्रभाव पड़ना, उनके साहित्य का प्रभाव पड़ना, विवेकानंद के विचारधाराओं का प्रभाव पड़ना, इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। एक साहित्यिक व्यक्ति का अन्य साहित्य के प्रभाव, हिंदी कवियों का रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव, इन लोगों के प्रभाव, ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय कवि यहाँ पर तमिल के हैं सुब्रमण्य भारती, उनकी राष्ट्रीयता का प्रभाव कहाँ तक ही पड़ा है, केवल तमिल साहित्य में नहीं पूरे भारत में उस पर पड़ा है, तो उसको भी हम तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। एक साहित्यिक प्रवृत्ति का काव्य धारा का दूसरे साहित्य की प्रवृत्ति के काव्य धाराओं के प्रभाव को भी हम तुलनात्मक अध्ययन में कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी का स्वच्छंदतावाद है और हिंदी का छायावाद, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इन दोनों का भी हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं यदि हमें दोनों साहित्य का ज्ञान हो। रुचि भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, एक जिज्ञासा की भावना सबको होना चाहिए, जानने की इच्छा, नहीं मालूम है तो सीखने की इच्छा, ये होगी तो जरूर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीयों के बीच में भी हम कर सकते हैं। 2 या अधिक साहित्य का तुलनात्मक शोध भी संभव है, जैसे विषय सीमा के अनुसार उसके अंतर्गत 4 प्रकार को भी हम मान सकते हैं। 2 लेखक अथवा कवियों की तुलना, जैसे संत कबीर और भक्त तुलसी का तुलनात्मक अध्ययन। 2 विशिष्ट कृतियों की तुलना, कंब रामायण और रामचरितमानस। अब हमारे पास एक किताब है यहाँ पर कंब रामायण की, कंब रामायण और रामचरितमानस में नारी पात्र का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें दोनों कंबन ने नारियों को किस दृष्टि से देखा है, सीता को कैसे देखा है, कैकेयी को कैसे देखा है, मंदाकिनी को कैसे देखा है और तुलसी ने कैसे देखा है, नारी का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो इस प्रकार भी हम लोग कर सकते हैं।
एक और मेरे पास यहाँ पर देखिए आलवार और अष्टछाप के भक्त काव्य का तुलनात्मक अध्ययन है। ये वैष्णव भक्ति है आलवार का, और ये अष्टछाप के कवि है कृष्ण भक्ति, दोनों वैष्णवी के हैं। तो इनका भी एक तुलनात्मक अध्ययन है। यहाँ पर गोविंदराजन जी की ये किताब थी। तो इस प्रकार के अध्ययन तमिल, और केवल तमिल साहित्य के साथ नहीं करना है हमें, विश्व के किसी भी लेके तमिल बंगाली हो या तेलुगु साहित्य हो, सब में इस प्रकार के आपको तुलनात्मक दृष्टि से देखने के लिए कोई ना कोई विषय आपके लिए मिल ही जाएगा। तो यहाँ सभी साहित्यों में भक्ति काल आया है और सब में संत काव्य है। तो किसी साहित्यिक विधा की तुलना, जैसे हिंदी और तेलुगु नाटक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, नाटक की तुलनात्मक हम विदेशी के संदर्भ में भी कर सकते हैं। विदेशों में भी नाटक का जो है ना, नाट्य प्रणाली उनकी जो है ना अलग है। हमारे भारतीय नाट्य प्रणाली में हम लोगों के 3 है, केवल गद्य नहीं, केवल पद्य नहीं, चंपू काव्य भी एक है, वो भी हम लोग लेते हैं, जैसे अंधा युग है। पर वहां पर तो केवल एक ही विधा को लेकर के वो लोग नाट्य सिद्धांतों को लिया है कि या तो केवल गद्य में होगा या पद में होगा, चंपू काव्य जैसा वहां पर नहीं है। तो इस प्रकार की तुलना भी हम कर सकते हैं, वैश्य मूलक तुलना भी उसमें संभव है। तो तुलनात्मक अध्ययन के कई जो प्रकार हैं उसमें किन्हीं 2 समान गुण संभावनाएं संपन्न प्रतिष्ठित अथवा प्रतिष्ठाई कृतिकारों के कृतियों की भी तुलना कर सकते हैं। जैसे दोनों कृतिकारों में आंचलिकता का तुलना करना, जैसे तमिल का एक है, हमने ये करवाया है, एक हमारे शोधार्थी है एमफिल के लेवल में, हमने तुलनात्मक अध्ययन इसमें करवाया है। फणीश्वरा रेणु का मैला अंचल है और ताना कुमार स्वामी के ओट्टिचेरी है। इन दोनों का मैंने आंचलिकता की दृष्टि से देखा है। यहाँ के विचार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का आचार विचार, वेशभूषा और उनके जो रहन सहन की जो तरीके हैं, ये जो भी विचारधाराएं उसमें, और रेणु की आंचलिकता में जो समानताएं हैं, असमानताएं हैं, विषमता है, सबको निकालने का प्रयास किया है। वो भी हमने शोध काम के लिए उसको भी चुना है, वो भी हुआ है। तो इस प्रकार आप किसी का भी ले सकते हैं। 2 युगों का सामान्य आर्थिक, नैतिक, सौंदर्यपरक मूल्यों की तुलना करना प्रासंगिकता की दृष्टि से भी उस पर किया जा सकता है। अब जैसे पौराणिक कथाएं हैं, उसमें पौराणिक कथा में आपने जैसे अंधा युग है, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग ही लेंगे, तो उसमें हमने देखा है कि श्री कृष्ण जी के रथ पर जो हनुमान है, और वैसे ही रामायण में राम के मित्र हनुमान है। तो यहाँ हनुमान की क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं? त्रेता युग है ये, और वो द्वापर युग है। त्रेता युग और द्वापर युग में दोनों में हनुमान जी की जो महत्व है या हनुमान जी के बारे में जो विचारधारा हो, उसको भी हम लोग गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है मात्र तुलनात्मक अध्ययन में। और विषय अगर आपको अच्छा मिल जाता है और आपकी रुचि भी उसमें है, तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नई नई संभावनाएं हमारे सामने व्यापक दृष्टि से खुल भी जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं। 2 साहित्यिक दलों के कृतित्व की तुलना करना। अब जैसे यहाँ पर हमारे तमिल के साहित्य में पुदुमई पित्तन है। पुदुमई पित्तन की जो कहानियां हैं उसमें मानव मूल्य की बातें हैं। मानव मूल्य की जो बातें हैं उसको अगर हम चाहे तो हिंदी साहित्य के अज्ञेय के या जैनेन्द्र की कहानियों के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंच के एक बहुत अच्छे लेखक है मुप्सान, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी कहानियों में मानव मूल्य को हम देखते हैं। तो हम चाहे तो विदेशी लोग राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीयों के बीच में भी कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं मानव मूल्य को देखकर। इस प्रकार कई दृष्टिकोण से हम एक रचनाकार के कृतित्व पर विचार करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण से हम उस पर विचार कर सकते हैं। कई दृष्टिकोणों से विचार करने की एक संभावनाएं तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम देख सकते हैं सुब्रमण्य भारती, उनकी जो रचनाएं हैं उनमें केवल हम राष्ट्र प्रेम की दृष्टि से ही नहीं करते हैं, उनको हम प्रकृति प्रेम की दृष्टि से भी देखते हैं। उनकी कई ऐसी कविताओं में प्रकृति प्रेम है। वैसे ही शैली की जो रचनाएं हैं, पाश्चात्य जगत की शैली, उनकी जो रचनाएं उनमें भी हम देखते हैं प्रकृति प्रेम। तो उनकी समानताओं को लेकर के हम कर सकते हैं सुब्रमण्य भारती का और उनका।
ये सारे संभावनाएं हैं तुलनात्मक अध्ययन में, हमारा ज्ञान विस्तार हो जाता है, बढ़ जाता है। हम विदेश की संस्कृति को भी जानते हैं और हमारे राष्ट्र की संस्कृति को भी पहचानते हैं। मातृभाषा हमारी जो भी होगी उस संस्कृति को भी, उस साहित्य की रचनाओं को भी हम जानने का एक मौका मिलता है। और हम जिस भाषा से हम रुचि रखते हैं, हिंदी से, तो हिंदी भाषा के बारे में भी जानकारी, दो दो तीन तीन भाषाओं के ज्ञान, दो दो तीन तीन भाषाओं के साहित्य के व्यापक दृष्टि से हमें ज्ञानवर्धन भी होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम कई तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। दो समानताओं की संभावनाओं पे संपन्न भाषाओं की में विभिन्न अंशों का भी तुलना हम कर सकते हैं, जैसे हिंदी और भोजपुरी। हिंदी और भोजपुरी में काफी समानताएं हैं, तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। तेलुगु और तमिल की भाषाओं में भी अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है। तमिल और मलयालम के बीच में भी कम अंतर है, इनकी समानताओं को ले सकते हैं। भाषाई शैली, संगठन, वाक्य संरचना, उनकी व्यवस्थाएं आदि रूपवादी दृष्टि से, संरचनावादी दृष्टि से, सभी तरह से हम इस पर विचार कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक उदाहरण आपको प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाल ही में 2-3 वर्ष पहले हम एक साहित्यिक यात्रा के लिए गए थे कंबोडिया, थाईलैंड और कंबोडिया में यात्रा गई थी। तो वहाँ कंबोडिया में जाने के बाद वहां पर जो पट पर लिखे हुए थे सारे जो लिपियां थी ना, उस लिपि को देख करके हम लोग 13-12 लोग थे साहित्यिक यात्रा में, उनमें से ही एक ने पूछा कि ये कौन सी लिपि है। तो वहां पर जो कंबोडिया के लोग हैं उन्होंने कहा कि ये तो तमिल है। हम और लोग सब मुझे देखने लगे, तमिल है क्या? मैंने कहा तमिल में मैंने ऐसे कभी लिपि देखा ही नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके बाद मैंने वहां से मेरे पति को, आजकल तो सभी सुविधाएं प्राप्त है, वहीं से मैंने फोन करके मेरे पति को मैंने फोटो लेकर के भेजा और कहा कि जी बताइए ये तमिल है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ ये तो वट्टमोई है। तो तमिल का वट्टमोई प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, उसको तो हम लोग ने कभी देखा नहीं पड़ा और उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब देखिए कहीं कहीं जाते हैं तो हमें कितनी भाषाओं की, कितनी चीजों की जानकारी मिलता है। अब वहां के वट्टमोई और यहाँ के तमिल के मोई के साथ भी हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए विषय की जानकारी भंडार है, बस इतना है कि हमें उस पर देखना है, समझना है, सीखना है और उसे परखने की रुचि भी हम पर होनी चाहिए। नहीं है रुचि तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक रुचि के साथ हम लोग एक चीजों को सीखते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, व्यापक दृष्टिकोण से हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। सब तुलनात्मक अध्ययन से ही हो सकता है। तो देखिए वहां के वट्टमोई की जानकारी हम मुझे इतनी दिनों के बाद हो रही है, जबकि मैं भी तमिल पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, समझ पाती, मातृभाषा है, पर ये वट्टमोई को कभी देखा ही नहीं। तो ये सब चीजों की जानकारी जाने से, भ्रमण करने से और वहाँ के लोगों की संस्कृति, वहाँ के लोगों की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने से हमारे ज्ञान में भी ज्ञानवर्धन होता है और हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। और दो क्षेत्रों की सर्वेक्षण के आधार पर भी, जैसे लोकगीतों की, लोक देवताओं की, लोक रूढ़ियों की, दो संस्कृति के, उसमें जो दोनों पक्षों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। दो भाषाओं में जो साहित्य है उसका अध्ययन हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसमें बाल साहित्य भी है, यहाँ के बाल साहित्य का लोरी साहित्य भी है, उसका भी हम तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न भाषा भाषीय साहित्यकारों के कृतित्व की तुलना तमिल और हिंदी और विश्व के किसी साहित्यकार के साथ, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीयों को मिला करके इन सारे विषयों पर हम तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही अच्छी तरह से सफलता पूर्वक हम कर सकते हैं। कृतिकारों एवं युगांतक साहित्यिक प्रवृत्तियों का वैषम्यमूलक अध्ययन जो होता है ना, एक भाषा पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण से देखने पर साहित्यकार के द्वारा यह कार्य होता है, उसको हम वैषम्यमूलक अध्ययन कहते हैं। वो भी तुलनात्मक अध्ययन का ही एक अंग है। हिंदी और तमिल का व्याकरण को हम लेंगे तो बहुत वैषम्य है, वहां पर क्रिया का प्रयोग अलग ढंग से, यहाँ पर अलग ढंग से, वाक्य संरचना, घाटन में, संरचना में, व्यवस्था, सभी में हम देखेंगे तो भिन्नताएं हैं। तो इन भिन्नता को हम वैषम्यमूलक दृष्टि से ही उसका अध्ययन भी कर पाते हैं। अब एक ही साहित्य के अंतर्गत दो साहित्यकारों को लेकर कभी वैषम्यमूलक अध्ययन किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो हरियाव जी का प्रिय प्रवास है
और मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है। दोनों ने रामायण कथा लिया है, पर उन दोनों रामायण कथाओं में अंदर क्या है, इन्होंने प्रकृति को महत्व दिया है, वहां पर किसी और को। कथा एक है पर प्रस्तुतिकरण अलग है, अलग ढंग से दोनों ने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त की भी एक ही साहित्यकार, एक ही विषय, एक ही साहित्य के दो कृतिकारों का भी हम तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं, वो भी वैश्यमूलक अध्ययन कर सकते हैं। अब वैश्यमूलक अध्ययन के लिए हम कहते हैं लोक रामायण और सामान्य रामायण, इनमें क्या अंतर है? पूरे भारत में हजारों से की संख्या में रामायण की किताबें निकली है, सब भाषाओं में रामायण निकली है। हर भाषा की रामायण को हम लोग एक दूसरे के साथ रह करके तुलना करना शुरू करेंगे तो कितनी वैषम्यता मिलेगी और कितनी समानताएं मिलेगी, कितनी ज्यादा उसमें विपरीतताएं भी मिल सकती हैं। क्या केवल ये कि जो लेखक उसको लिखते हैं उनको सोचने का विचार प्रस्तुत करने का जो ढंग है उनमें ही अंतर होता है, मूलतः एक कहानी एक ही है, कोई उस कहानी कथ्य में किसी प्रकार की भिन्नताएं नहीं होती हैं। तो भारतीय और पाश्चात्य नाट्य प्रणालियों को भी वैश्यमूलक अध्ययन किया जा सकता है। जैसे हमने कहा चंपू काव्य वहां नहीं है और यहाँ पर है, तो इन विषयों पर जब हम तुलना करते हैं तब उक्त विषयों का सौंदर्य मूलक शास्त्रीय अध्ययन करना, शैली तात्विक अध्ययन करना, तत्व प्रधान अध्ययन करना, संरचनात्मक अध्ययन करना, सब कुछ संभव है भाषागत दृष्टि से, उनके डायलेक्ट्स को लेकर के या उनके बोलियों को लेकर के सभी दृष्टिकोण से हम उस पर विचार कर सकते हैं। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि तुलनात्मक अध्ययन में तुलना किसके किसके साथ किया जाए, किसके साथ किया जाए। अब ये प्रश्न सबके मन में उठता ही है। वास्तव में ये तुलना साई जो है ना बहिरंगता पर ही है, आंतरिक रुचि और गुण उसकी पहली शर्त है। बाहर से देखने में समान हो सकता है पर अंदर गुण एक हो सकता है। इसलिए तुलनात्मक का मूलभूत आंतरिक ऐतिहासिक एवं रत्न गुणों पर ही आधारित होनी चाहिए। आकृति मूलक या भाषागत देशगत अर्जित संस्कारगत ना होकर के इसमें जो है वंशानुक्रम के साथ साथ व्यक्तित्व की अनसूय अभिजात्य गुणों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। मानव का चिंतन में, जीवन पद्धति में, रुचि में, संस्कार में, सब में परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है और कालांतर में वही परिवर्तन जीवन प्रक्रिया बन जाती है और सहज गुण भी उनमें आ जाता है। अतः ऊपर रूप से समान प्रतीत होने वाले दो व्यक्तियों को निजता में भिन्न होते हैं और उसी प्रकार ऊपर से असमान प्रतीत होने वाले दो व्यक्ति अपनी निजता में समान गुण होकर के भी आ सकते हैं। इसीलिए जब विषय को लेते हैं, चुनते हैं, तब हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। दोनों विषयों की गहराई से अध्ययन या विषय की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम तुलनात्मक अध्ययन में उतर सकते हैं। नहीं तो हम तुलनात्मक अध्ययन को ले नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं गलती होने की संभावनाएं रह जाती हैं। तो इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन में दो विषयों के प्रति उत्तरदायित्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और एक ही भाषा के अगर दो व्यक्तियों के कृतित्व की तुलना करना है तो उतना श्रम नहीं लगता है जितना दो विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों की कृतियों का तुलना करना। और दूसरी बात है, जब हम जो युग पर हम लेते हैं या जिन कृतिकारियों का चयन करते हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, भाषा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, सबका हमें गहरा ज्ञान होना चाहिए, केवल विषय या भाषा तक ही सीमित है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि शोधार्थी की मातृभाषा तमिल हो जाती है या उनकी मातृभाषा कुछ और हो जाती है। वो अपनी मातृभाषा को कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, बीए स्तर पे भी नहीं पढ़ा है, पर वो अपनी मातृभाषा की किसी एक किताब की तुलना किसी दूसरे के साथ करना चाहती है, तो वहाँ निर्देशक की नैतिक भूमिका बढ़ जाती है। अब निर्देशक अगर वो दोनों भाषाओं का ज्ञाता है तो ठीक है, अगर निर्देशक को दोनों भाषाओं की ज्ञान नहीं होगा तो वहां पर निर्देशक को थोड़ा सा जो है ना नैतिक उपलब्धि वो ना भी कह सकते हैं। और अगर ऐसे लेने की है, उनकी रुचि है, करवाना चाहते हैं, तो निर्देशक का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि वो उस भाषा का ज्ञाता नहीं है तो जो विशेषज्ञ है उनको दिखा करके सही लिखा है कि नहीं, गलत लिखा है कि नहीं, पूछ करके उसके बाद उसका निर्देश देना।
तो ये सारी बातें एक तुलनात्मक साहित्य के लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो वहां पर थोड़ा सा भटकने भी संभावना हो जाती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि तुलनात्मक शोध की आवश्यकता क्या है। अब ये भी है ना, तुलनात्मक साहित्य क्या करना है, इसको लेकर के चाटे मारता पच्ची करना, हर चीजों को क्या इतना सीखने की क्या आवश्यकता है। ये भी तो हम लोग कह सकते हैं ना, भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ कई संस्कृतियां हैं, कई विचारधाराएं रखने वाली देश है, और हर राज्य की अपने विचार आचार विचार है, वेशभूषा है, संस्कृति है, सब कुछ है। इस अनेकता में एकता को कायम करना है। कई विदेशी प्रभाव इसमें व्याप्त है, राष्ट्रीय प्रभाव के साथ साथ क्षेत्रीय प्रभाव भी हम यहाँ देखते हैं। तो भाववादी प्रवृत्तियों के अंतर्गत इसका एक अध्ययन भी किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से भारतीय एकता को कायम किया जा सकता है, और यह भी एक पुल के समान है जो सभी भाषाओं के सहारे राष्ट्र में एक एकता के सूत्र में बांधने का काम भी करती है। वही मैंने कहा था ना, आप लोग जो सेतु का काम कर रहे हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के माध्यम से, वहां पर तुलनात्मक केंद्र भी, तुलनात्मक अध्ययन भी इसी प्रकार का एक सेतु का काम करती है, जो पूरे संपूर्ण भारत को एक मिलाती है। उनकी विचारधाराओं का आदान प्रदान होता है, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, हम एक दूसरे की जानकारी प्राप्त करते हैं, व्यापक दृष्टिकोण से हमारा ज्ञान वर्धन होता है। तो इस प्रकार क्षेत्रीगत, राष्ट्रीयगत, अंतरराष्ट्रीयगत समानताओं को पिरो करके एक समन्वय की भावना लोगों में फैलाया जा सकता है, तो वो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। यहाँ मानवीय भावनाओं का या मूल्यों को उत्पन्न करती है, जिससे साहित्य में यह भी विश्वास करती है कि इनके द्वारा जो साहित्य की संपूर्णता को कायम किया जा सकता है, जरूरी है, जिसमें समान दृष्टिकोण उत्पन्न करने में भी इसमें सक्षमता है, सक्षम है ये। तो भारतीय तुलनात्मक साहित्य इतना सक्षम है कि वो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है, सभी राज्यों की संस्कृति चेतना को पहचानने में हमारे लिए एक उत्तम माध्यम बनती है। और तुलनात्मक साहित्य का जो भविष्य मात्र है, विभिन्न सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों का ही नहीं है, जो पर सामने जो लाती है वो मानवीय मूल्यों को ही नहीं लाती है, अपितु वैश्वीकरण की दृष्टि से भी हम इसको देख सकते हैं। अब इस प्रकार हम महत्व को देखते हैं तो बहुत है। तुलनात्मक साहित्य में 2 या 2 से अधिक आयाम हमारे सामने खुलते हैं, और डॉक्टर PR डिडियन का एक मत है कि तुलनात्मक अध्ययन से विशेष लाभ यह होता है कि उसमें अनुसंधान की दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होकर अधिक गहराई से स्थित काव्य की अंतर आत्मा को स्पष्ट कर देती है। परिणाम स्वरूप बहुत अमूल्य निष्कर्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान की परितुष्टि और संतुष्टि के लिए तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, उन्होंने कहा। इसीलिए एक पाश्चात्य जगत के जो विद्वान हैं मैक्स मूलर, इन्होंने भी इस संदर्भ में, उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में कहा है, ऑल हायर नॉलेज इज गेन्ड बाय कंपैरिजन एंड रेस्ट ऑन कंपैरिजन। अर्थात सभी उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति तुलना से हुई है, और वो तुलना पर ही आधारित भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज जो पाश्चात्य सभ्यता है, बाजारवाद या स्वास्थ्य परकता है, भोगवादिता है, इसकी प्रवृत्ति जो भारत में प्रबल होती जा रही है, जिसके कारण व्यक्तिवाद बढ़ता जा रहा है, संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, आदर भाव कम होता जा रहा है, मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य पर्याप्त गति से परिवर्तन आ गए हैं उसमें। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा अनेक समानता परक तत्वों एवं सत्यों की स्थापना करके भारतीय संस्कृति की मूलभूत एकता, जिसको हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, वो उस धारणा को, उस भावना को हम फिर से चरितार्थ कर सकते हैं। इसीलिए भी कहते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है, बहुत ही रोचक भी है, इसमें रोचकता भी है, इतनी चीजों की जानकारी हमें मिलती है। तो हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं एवं साहित्य की तुलनात्मक अध्ययन के आदान प्रदान की भावना भी बढ़ती है। दोनों भाषाएं आपसी आदान प्रदान के संपन्न और समृद्धि उससे बढ़ जाती है। हिंदी को राजभाषा के साथ संपर्क भाषा, विश्व भाषा
का विराट एवं महान उत्तरदायिता की भूमिका भी निभाना है। तो ऐसे में हिंदी को अपने प्रादेशिक स्वरूप से राष्ट्रीय स्वरूप में विकसित होना है, और वो महान कार्य तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही संभव है। तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद को भी महत्व देता है, अनुदित साहित्य को भी हम देते हैं, तो उसमें भी हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अनुवाद का ज्ञान बिना तुलना संभव भी नहीं है, और साहित्य की तुलना में नए साहित्य सिद्धांत और तत्वों की खोज जब करती हैं, इसी तरह पुराने साहित्य सिद्धांत और तत्वों की योग्यता अयोग्यता की जांच पड़ताल भी की जा सकती है। और आज तक ही इस साहित्य में किसी भी व्यक्ति के द्वारा निर्मित जो मानते थे, परंतु तुलनात्मक अध्ययन उसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की नजरिया देता है, उस नजर से देखने को कहता है। दूसरे में खुद को जांचने में, और उसके माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन हम अपने को भी पहचानते हैं, खुद को सच्ची पहचान मिलती है, और इस कृति के ज्यादा हम अपने को दूसरे साहित्य से अलग करके भी नहीं देख पाते हैं। मैं कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन अनेक दृष्टि से मानव जाति के विकास का एक साधन है। ज्ञान विज्ञान की नई दिशाओं का उद्घाटन होता है, भाषा शैली अभिव्यंजना की मनोहारी अभिनय घटाओं का दिग्दर्शन होता है, राष्ट्रीय एवं भावात्मक ऐक्य का प्रतिपादन होता है, विश्व मानव का गौरव बढ़ता है, बहुमुखी प्रकट रूप जाति धर्म रूढ़ियां आदि को आरोपित भिन्नता में एकता दर्शन त्याग प्रधान भारतीय संस्कृति का संस्थापन एवं न्यूनतम की प्रति सतर्कता हम सभी कुछ तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही जान पाते हैं। तो इतना महत्व और उसकी आवश्यकता होते हुए भी हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, प्रासंगिकता का प्रश्न भी उठता है। मैं समझती हूँ कि तुलनात्मक साहित्य के इन पक्षों का या इन सभी चीजों की ओर ध्यान देते हुए अगर हम उसकी प्रासंगिकता की ओर एक प्रश्न उठाए तो भी हम देखते हैं कि प्रासंग है। इसमें क्या कहते हैं कि ये इसका जो अध्ययन है वो 20वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ था, कहते हैं। तुलनात्मक अध्ययन उसके पहले साहित्य में नहीं हुआ है, ये 20वीं सदी का ही एक देन है। वैसे 19वीं सदी के अंत से ही प्रारंभ हो गया था, और इस अध्ययन के माध्यम से जो है हम कह सकते हैं कि जो पश्चिम की जो बहुसंस्कृतिवाद था उसका परिणाम स्वरूप ही विभिन्न धर्मों पर एवं विभिन्न सभाओं पर और उनकी संस्कृतियों पर इसका एक जो है ना एक अकादमिक आवश्यकता की भी महसूस की जाती है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है। एक समय था जो जर्मन से हुआ था, कनाडा से हुआ था, शायद कनाडा में हुआ था। कनाडा में बहुसंस्कृतिवाद की प्रथा थी। वहां पर अनेक धर्म के लोग आकर के बस गए थे, तो उनके मन में था कि कनाडा का भविष्य कैसा होगा, उसको कैसे इस प्रकार हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में उनकी चिंता थी। तो उस चिंता के समय ही उन लोगों ने एक राजनीति स्तर पर ये कहा था कि सभी धर्मों को हम मान्यता देंगे संविधान में। ये तो राजकीय स्तर पर था, पर साहित्य के स्तर पर भी हम उसी चीज को तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से भी देखते हैं, वो भी प्रासंगिकता की दृष्टि से। वो तो एक जहां हम राज्य के दृष्टि से हम सभी चीजों को मान्यता देते हैं, मान्यता दे करके हम उनकी संस्कृति को अपनाते हैं, सभी लोग यहाँ रह सकते हैं, वो सब कहते हैं। तो राज्य की स्तर पर जहां पर हम एकता को रखते हैं, वैसे ही तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हम कई अन्य साहित्य को, सभी साहित्यों को में एक रूपता को देखने के लिए भी प्रासंगिकता की दृष्टि से भी हम देख पाते हैं। इसमें 4 मुद्दों पर भी हम विचार करते हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर स्पष्ट है कि तुलनात्मक अध्ययन जो है एकल साहित्य नहीं है, एक ही एक अध्ययन को लेकर के नहीं चलता है। एकल साहित्य का अध्ययन जहाँ साहित्य की सीमित अध्ययन है,
की दिशा की ओर हमारा संकेत करता है, वहां तुलनात्मक साहित्य हमें साहित्य के व्यापक अध्ययन की दिशा को ले जाता है। यहाँ तुलना इस बात का नहीं होता है कि कौन सा साहित्यकार श्रेष्ठ है, पर इस बात का होता है कि रचनाकार की कृतियों की समानताएं और भिन्नताओं की बिंदु कौन सी है। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठता में नहीं होता है, रचनाकार सभी लोग श्रेष्ठ होते हैं, पर उनकी जो रचनाएं हैं उनकी तुलना में उनकी साहित्यकारों की जो समानताएं हैं या भिन्नताएं हैं वो किस बिंदु पर है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो जब हम वहां पर संवेदना आ जाती है, विचार यात्रा एक दूसरे के साथ मिलते हैं और कहाँ अलग हो जाते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। एक दूसरे को पहचानना, इस स्वीकारना, इस दिशा पर पाठक काम करने लगता है। तो इस दिशा से दृष्टिकोण से देखा जाए तो संकीर्णता का विरोध करके हम व्यापकता की ओर जाते हैं, जो मनुष्य के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से भी तुलनात्मक अध्ययन की प्रासंगिकता है। और दूसरा एक और कारण भी है कि अपने तुलनात्मक अध्ययन की जो विभिन्न प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं और इन प्रवृत्तियों को के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इतिहास, सामाजिक तथा कला दृष्टि से विभिन्न भाषाओं के तथा विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं के अध्ययन द्वारा विश्व के साहित्य के अध्ययन से किस तरह ये व्यापक है, किस तरह इसमें भिन्नताएं हैं। आज के हमारे विश्व का जो चित्र है वही व्यापकता को पुरस्कृत भी करता है। और जब विश्व में ही इस प्रकार की संभावनाएं हैं और इस प्रकार की मांग है, तो हम वो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही हम उस मांग की पूर्ति कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी तुलनात्मक अध्ययन की प्रासंगिकता बनती है। एक तीसरा कारण भी हम प्रासंगिकता के लिए कह सकते हैं कि आज भारत में कई भाषाएं हैं, संस्कृति है, सभी राज्यों की अपनी अपनी आचार विचारें, सब कुछ है। यूं चाहे तो सभी भारतीय भाषाओं को बोलने वाले एक व्यापक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, परंतु एक दूसरे को सही समझने के लिए आवश्यक है कि हम उनके साहित्य का अध्ययन करें, जाने और उसमें परस्पर समानताओं को, बिंदु को निकाले, पहचाने और होड़ की भावना भी होनी चाहिए। उनमें जो गौरव ग्रंथ है वैसे ही गौरव ग्रंथ हम भी निकाल कर दिखाए। इस प्रकार की होड़ की, स्पर्धा की भावना भी तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से प्रासंगिकता की बात को निकाल करके भी प्रासंगिकता के संदर्भ में भी हम इसको ले सकते हैं। इस प्रकार जानकारी एक दूसरे के प्रति हमारी समझ और जानकारी व्यापक दृष्टि से बनती है, आत्मीयता की भावना बनती है। एक और अगर प्रासंगिकता की दृष्टि से हम देखें तो राजकीय परिस्थितियों एवं इतिहास से जुड़े मुद्दों के कारण अथवा सामाजिक परिस्थिति के कारण किस प्रकार एक काल या दूसरे काल, दक्षिण का एक स्तर और दूसरा का अलग स्तर में किस प्रकार प्रभाव पड़ जाता है, दक्षिण या उत्तर का भक्ति और दक्षिण के भारतीय संतों का किस प्रकार का प्रभाव पड़ जाता है, इन सब की जानकारी से हमारे बीच में एक प्रकार की नैतिक मूल्य, मानव मूल्य और हमारे देश के प्रति एक सद्भावना पैदा होती है। तो इस तरह साहित्य को देखने की जो दृष्टि है वो हम तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए एकक साहित्य संभव है। तो इस प्रकार जो विकास करना होता है तो उसे आज सर्वाधिक प्रासंगिकता की दृष्टि से हम तुलनात्मक अध्ययन को भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने केवल तमिल को नहीं लिया है, मैं तमिल और हिंदी दोनों का तो कई दृष्टिकोणों से हम देख सकते हैं। तेलुगु के भी कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हम तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। आंदोलित कविताओं का भी हम कर सकते हैं। सबकी ज्ञान की व्यापकता ही बढ़ती है, इसीलिए भी हम तुलनात्मक अध्ययन को उसी दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं और परखते भी हैं। तो यहाँ पर जो अवसर, मुझे उम्मीद है कि हमने आज जो कुछ भी कहा है वो कुछ तो ज्ञान की बातें मैंने आप लोगों को बताया, बांटा और जरूर होगा। जो मौका मुझे यहाँ पर दिया है गंगा कावेरी व्याख्यान माला के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन के बारे में अपनी थोड़ी सी अनुभव की बातों को बांटने के लिए, उसके लिए मैं पुनः आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ
कि इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ा है, और मुझे अगर कोई प्रश्न है और कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो स्वागत है, मैं उसके लिए भी तैयार बैठी हूँ। आप पूछ सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आपको। धन्यवाद हाँ मैडम, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना व्यापक विषय को आप अत्यंत सुंदर ढंग से और संक्षिप्त रूप से आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तुलनात्मक अध्ययन जो ये बहुत अत्यंत व्यापक विषय है। तुलनात्मक अध्ययन क्या है, तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता, सकारात्मकता क्या होती है, नकारात्मकता क्या होती है, आवश्यकता क्या है और उसकी प्रासंगिकता क्या है, इन सभी बातों पर आपने प्रकाश डाला है। तो मैं अपनी ओर से और अपने कॉलेज और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश के कॉलेज की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने साथियों से अभी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपना कोई प्रश्न या सवाल या जिज्ञासा हो तो आज के विषय के संबंध में डॉक्टर भवानी मैडम हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। एक प्रश्न चैट बॉक्स में है, ले हाँ लीजिए। बताइए। हाँ जी, तिवारी जी। ये अतुला भास्कर जी ने, तिवारी जी। अतुला भास्कर जी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि हाँ जी, मैं बॉक्स में है, कैसे आप पढ़ दीजिए, क्या है प्रश्न? मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। तुलनात्मक अध्ययन में पूर्व निर्धारित धारणाओं से कैसे बचा जा सकता है? पूर्व निर्धारित धारणाएं हैं, जब तक कि हमको विषय की जानकारी पूरी तरह से नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं ले सकते। पूर्व निर्धारित धारणाएं तो उसी समय हम लोग के इसमें उपजता है जब हमें पूरी जानकारी विषय की नहीं होती है। पूर्व निर्धारित धारणाएं तो वही होगी ना। दोनों साहित्य का गहरा अध्ययन जब तक नहीं हो गया, विषय का चयन नहीं कर सकते हैं। जी तो हमें जानकारी होना चाहिए। इसमें मैडम ऐसा लग रहा है जैसे जब हम दो साहित्यकारों को तुलना का आधार बनाते हैं, हाँ जी, किसी एक के प्रति हम जब आग्रही हो जाते हैं या उसको ज्यादा, जैसे आपने कहा ना कि श्रेष्ठता, हाँ ऐसा है कि निष्पक्ष होकर के ही हमें करना है। हमें किसी एक पक्ष को लेकर के नहीं कर सकते। अगर हमारी साहित्यकार की पहचान है तो हम उनको चढ़ाकर दिखाए। यही मैंने अंत में भी कहा था कि एक साहित्यकार की श्रेष्ठता को हम यहाँ पर निरूपित नहीं करते हैं, पर उनके द्वारा कृति जो लिखी गई है उस कृति में उनकी समानताएं क्या है, अभिन्नताएं क्या है, उस पर ही विचार किया जा सकता है कि ये साहित्य का श्रेष्ठ है या नहीं है। इस पर हम लोग नहीं विचार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर निष्पक्ष होकर के या तटस्थ होकर ही हमें अध्ययन करना पड़ता है। तटस्थता इसका मूल शर्त है। आप तटस्थ होकर के करेंगे तभी आपको दिखेगा अंतर क्या है। या एक की ओर आप झुक जाएंगे किसी साहित्यकार की ओर तो उतना ज्यादा स्तरीय नहीं बन सकता है। उसमें आपकी भावनाएं, आपकी जो रुचि उनके साहित्यकार के प्रति, वो सारी बातें वहां आ जाती हैं। हम उनको श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तिवारी जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तिवारी जी। और कोई? जी बताइए मैडम। स्वागत है, बताइए मैडम। तुलनात्मक अध्ययन करना दो कवियों के बीच में बहुत कठिन काम होता है, और उस परिस्थिति में जबकि दोनों ही कवि के गुण धर्म स्वभाव एक हो, क्योंकि मेरी पीएचडी भी परमानंद और नंददास की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन पे है। बहुत बहुत बढ़िया।
अवस्थी प्रोफेसर मोहन अवस्थी जी ने हमें टॉपिक तो दे दिया, उस समय हमें इतना अनुभव नहीं था कि तुलनात्मक, दोनों अष्टछाप के, दोनों कृष्ण के भक्त, दोनों की भाषा एक ही, तो दोनों में तुलना करना हमारे लिए बहुत कठिन काम हो गया था। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से मैंने अपनी थीसिस कंप्लीट की थी। तो तुलना करना बहुत बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, मैं मानती हूँ। ट्विंस हैं, अब ट्विंस में तुलना करना कितना कठिन काम है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा ना कि आलवार और अष्टचाप के भक्त काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन, जी, ये इतना कठिन काम है कि यहाँ के पूरे आलवारों के जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप, भाई विषय की गहरा जानकारी के बिना तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है। पर व्यापक ज्ञान हमको मिलता है, व्यापकता की दृष्टि से देखा जाए तो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही ज्ञानवर्धन होता है। एक ही साहित्य को लेंगे सीमित ज्ञान है, हाँ, पर हम दो साहित्य को लेते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। उस दृष्टिकोण से उषा जी, आपका जो ये साहित्य है जिस पर आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है, वाकई में सराहनीय है, होना चाहिए ऐसे ही, तभी आपको पता चलेगा ना कि इस साहित्य की कितनी है समानताएं, वहां की क्या समानताएं क्या है। बहुत कठिन काम है, पहले तो साध्य है। जब मुझे टॉपिक मिला तो बहुत खुश हुई, फिर मैं बहुत रोने लगी। फिर अवस्थी जी ने कहा, रोते रोते तुमने अपनी थीसिस बहुत मोटी लिख डाली। बहुत अच्छी बात है। देखिए तुलनात्मक में हम लोगों को क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से मिल रही है। फिर उसके लिए बहुत बढ़िया, रोने का वजन ज्यादा हो गया। हाँ, 20-25 दिन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में डली रही, क्योंकि मैटर ही नहीं मिलता था इतने पुराने कवियों के ऊपर। मतलब जैसे होता ना, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मुझे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी, बहुत मेहनत है। हाँ मैडम, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है। जी, इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये जो काम आप लोग गंगा कावेरी व्याख्यान माला है ना, वो भी तो भारत और उत्तर को मिलाने का सेतु का काम है, वही तुलनात्मक अध्ययन भी कर रही है। नहीं, तिवारी जी ने बहुत अच्छा, इनका सराहनीय है ये, इनका बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, काफी ज्ञान की बातें होती हैं, अच्छे बहुत ज्ञान की बातें हो रही है यहाँ पर। सराहनीय काम करते हैं। वो तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, कभी कभी मेरा मिस हो जाता है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आपका। और कोई साथी अपनी जो शंका या प्रश्न या जिज्ञासा इस विषय पर, आज के जो व्याख्यान का विषय जो है तुलनात्मक अध्ययन तमिल और हिंदी के संदर्भ में, सिर्फ तमिल और हिंदी के संदर्भ में नहीं, हम किसी भाषा के संदर्भ में भी ले सकते हैं, जैसे कि तमिल और कन्नड़ के संदर्भ में, या अन्य तमिल और तेलुगु के संदर्भ में। शर्त यह है कि दोनों भाषाओं की जानकारी और भाषा ज्ञान होना अनिवार्य होता है, तब ही हम कर सकते हैं। तो और कोई साथी अपना प्रश्न या जिज्ञासा मैडम के सामने, क्योंकि मैडम का जो बहुत ही जो गहरा अनुभव है तुलनात्मक अध्ययन का, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित बहुत से जो शोध कार्य इनके द्वारा हुआ, शोध काम 12 शोध काम मैंने करवाया है, 2 उसमें पीएचडी के लिए है, लोकोक्तियों को मुहावरों का 3 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करवाया है, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी। मैडम तुलनात्मक अध्ययन की विशेषज्ञ हैं। मैडम एक जिज्ञासा है मेरी। हाँ जी, बताइए तिवारी जी। जी। ये जैसे जब हम भारतीय भाषाओं में एक रचनाकार से दूसरे रचनाकार की तुलना करते हैं, हाँ जी, तो हम अनुदित कृतियों के सहारे जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद की एक है ना, मैंने आप भाषण में भी मैंने कहा था, अनुवाद के माध्यम से ही तुलनात्मक अध्ययन साध्य है, जब तक कि आपको उस भाषा के अपने अब एक है ना, बिल्कुल दोनों का हम लोग कर सकते हैं। दो अनुदित कृतियों का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं सर, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो भी साध्य है। क्योंकि यहाँ पर जब अनुवाद करने बैठते हैं ना, तो साहित्य में कई चीजें हैं, जैसे हमारे हिंदी में जो है कहते हैं उल्लू जो है वो मूर्खता का प्रतीक है। हमारे भारतीय साहित्य के अंतर्गत हम उल्लू कैसे किसी को कहते हैं तो वो मूर्खता का प्रतीक है। वही उल्लू आप पश्चात में जाएंगे तो वाइस हो जाता है, बुद्धिमान का प्रतीक है।
तो जब उनकी आयतों के आप अनुवाद कर रहे थे, ये ठीक है कि नहीं, उसकी भी समानता है देखना होता है। तो इसीलिए अनुवाद की कृतियों के बीच में भी तुलनात्मक संभव है, बहुत अच्छी तरह से उस पर किया जा सकता है। मेरी जिज्ञासा ये है मैडम कि उच्च स्तरीय अनुसंधान कार्य बिना दूसरी भाषा के सम्यक ज्ञान के क्या संभव है? अनूदित कृतियों के आधार पर, अनूदित कृतियों के आधार पर, अनूदित कृतियों के आधार पर, उसको मैंने एक हिंट आप लोगों को दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। उच्च स्तरीय तुलनात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं सर, वो तब किया जा सकता है जब आप जिसके अधीन करना चाहते हैं, जो निर्देशक होते हैं, वो किसी ज्ञान, जिनके पास उस भाषा का ज्ञान हो, उनको दिखा करके ये ठीक किया है कि नहीं, वो ठीक किया है ना, कि नैतिक जो उत्तरदायित्व है वो बढ़ जाता है सर इसमें, जो निर्देशन देते हैं ना उनका, क्योंकि आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है। जैसे हिंदी में हाँ जी मैं समझ गई हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तमिल में सुब्रमण्यम भारती, हाँ जी, निराला और सुब्रमण्यम भारती का तुलनात्मक अध्ययन अगर करना है, हाँ जी, तो बिना तमिल जाने अनुवाद के आधार पर उच्च स्तरीय मतलब अध्ययन हो सकता है तब जब अनुवाद स्तरीय है। तो अगर अनुवाद जी को हम महत्व दे रहे हैं, अनुवाद स्तर का है, बहुत बढ़िया है, तो हम उस अनुदित कार्य के माध्यम से ही तो हमने कई लोगों को पहचाना है। महात्मा गांधी को अगर विश्व पहचानता है तो उनके अनुवाद के कारण, गुजराती के कारण नहीं है, अनुवाद के कारण। रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर किसी ने पहचाना है तो उनके अनुवाद के कारण पूरे विश्व में वो इतने विख्यात हुए हैं। तो ये अनुवाद ही है जो लोगों को पहचानने के लिए सुविधाजनक है। वो उस अनुवाद को आप ले करके कर सकते हैं सर, इसमें क्या है। बिल्कुल स्तरीय अनुवादों को लेकर के बहुत कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न हो तो? और कोई प्रश्न या जिज्ञासा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हो तो बताते हैं। डॉक्टर मंजुनाथ जी। हाँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। संभवतः किसी की जिज्ञासा शेष नहीं है। डॉक्टर मंजुनाथ जी सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। सर नमस्ते सर, मैं रामकृष्ण हूँ, सुल्या डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर। तिवारी सर, इधर जी बोलिए। जोर की बारिश हो रही है सर, शायद वे जुड़ नहीं पा रहे हैं मंजुनाथ सर। क्या मैं धन्यवाद अर्पित कर दूं? धन्यवाद जी अवश्य कर दूं सर? अवश्य जो है धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप आमंत्रित। अच्छा सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। गंगा कावेरी व्याख्यान माला का यह 40वां व्याख्यान था और
यह तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित हिंदी और तमिल भाषा से, लेकिन हमारे लिए हमारे जो आज की वक्ता थी ए भवानी जी, उन्होंने सिर्फ तमिल और हिंदी को ही ना रखकर सारी भाषाओं के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और सिर्फ भाषाएं नहीं, व्यक्तियों के बीच में, कवियों के बीच में और बोलियों के बीच में भी हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यह सारी जानकारी हमें देने के लिए और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम और भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इससे हमें अवगत कराने के लिए मैडम जी, मैं आपको गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों की ओर से और सभी प्रतिभागियों की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस व्याख्यान माला के मार्गदर्शक के रूप में 2 छोरों पर खड़े हैं। दक्षिण में बम्बई एकला कॉलेज के प्राचार्य पुरुषोत्तम जी और उत्तर में कॉलेज के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज की प्राचार्य वंदना सारस्वत जी। इनके मार्गदर्शन के कारण ही अब तक हम 40 व्याख्यान पूरे कर पाए हैं और अभी हम अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं। हम आप दोनों को मैं सबकी ओर से, सभी प्रतिभागियों की ओर से, गुणीजनों की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम का आयोजन पूरी श्रद्धा के साथ हो रहा है और हर एक कार्यक्रम के लिए नए नए अतिथियों को चुनना और संसाधन व्यक्तियों को चुनना इतना आसान काम नहीं है, और एक से बढ़कर एक व्याख्यान बढ़िया रहा और इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है। लॉकडाउन तो पहले जो शुरू हुआ था तब से यह चल रहा है, अब दूसरा लॉकडाउन होने वाला है, फिर भी यह कभी रुका नहीं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लगातार सीखते आ रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता ही आ रहा है। इसलिए मैं लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी को और बम्बई एकला कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुनाथ सर जी को, जो आज के कार्यक्रम के संचालक भी है, मैं सबकी ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर। और जयशंकर तिवारी जी हर कार्यक्रम में हमारा प्रोत्साहन बढ़ते आ रहे हैं और इसका संयोजन अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपको भी मैं सबकी ओर से और आयोजकों की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम की सफलता में जो प्रतिभागी है उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कार्यक्रम यह सफल हुआ है और इसलिए इसमें जो लाभान्वित हुए हैं सभी प्रतिभागियों को, शोधार्थियों को, गुणीजनों को मैं आयोजकों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। यह मौका देने के लिए आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। उत्कृष्ट ढंग से धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और थैंक यू सर। गंगा कावेरी व्याख्यान माला में आज डॉक्टर ए भवानी मैडम ने अपना मूल्यवान समय दिया और इतने व्यवस्थित ढंग से, इतने सुंदर ढंग से उन्होंने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया। इस हेतु हम उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसी क्रम में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम, हिंदी विभागाध्यक्ष और बम्बई कॉलेज एकला के प्राचार्य महोदय डॉक्टर ए मंजुनाथ जी, जो वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, सभी के प्रति, आप सभी प्रतिभागी विद्वानों के प्रति मैं बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।